जेई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. नमस्कार दोस्तों, अब मेरा नाम प्रियाश्री पाल है। मैंने UPPCS 2018 के एग्ज़ाम में 33वां रैंक हासिल किया था और मैं अभी डिप्टी SP बन गई हूँ कह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे अपने UPPCS की जर्नी के बारे में डिस्कस करूं और क्या मेरी गलतियां थी, किस तरीके से मैंने सीखा इससे और किस तरीके से आप मतलब इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो आज मैं आप सबसे वो सब बातें शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं अपने जर्नी के बारे में बात करूँ UPPCS के बारे में, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और इसी में मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। और अगर मैं बात करूँ कि इसकी प्रिपरेशन मैंने कैसे की, कब की, कितना ड्यूरेशन था, तो अगर देखा जाए होल हार्टेडली डेडिकेटेडली मैंने प्रिपरेशन UPPCS के लिए की थी, UPSC के लिए की थी और उसके साथ में ही मैंने ये UPPCS के एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक ही तरीके के सिलेबस और एक ही तरीके की डिमांड पे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अगर सॉलिड प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये सारे PCS जो हैं एक साथ दे सकते हैं, जो भी UPSC पैटर्न पे हैं, और आप इजीली कोई ना कोई तो मतलब क्लियर कर लेंगे। तो UPSC की जब मैं तैयारी कर रही थी, ये 2019 में ही मैंने ये होल हार्टेड प्रिपरेशन की थी। ये मेरा फर्स्ट फुल टाइम प्रिपरेशन था। इससे पहले मतलब मैंने एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन मतलब वो उसमें मतलब मैं जॉब कर रही थी, तो वो फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं थे मेरे, और मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, लेकिन अपने आप प्रिपेयर किया है अपनी गलतियों से सीख के। तो आज आपके पास ये एडवांटेज है कि आप DKT जैसे प्लेटफॉर्म पे या और भी इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप टॉपर्स के वीडियोस देख के उनकी गलतियों से सीख के या उनके एडवाइसेस को लेके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, मैं टॉपर्स की वीडियोज़ देखती थी, और क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था जो मुझे गाइड कर सके, तो दिस वॉज द थिंग विच आई डिड। हाँ, अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि मेरी क्या गलतियाँ थी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्रिपरेशन को बहुत ही सीरियसली लीजिए और अटेम्प्ट्स को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, स्पेशली UPSC के केस में, क्योंकि वहाँ पे अटेम्प्ट्स बहुत प्रेशियस हैं। तो कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने ही किया है, 2-3 अटेम्प्ट मैंने जस्ट एग्ज़ाम को देखने के लिए, समझने के लिए दे दिया था, तो वो बहुत ही बाद में आपको कॉस्टली लगता है कि आपने क्यों दे दिए। ठीक है, अगर आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं तो आप दे सकते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि उसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। जब तक आप तैयार नहीं हैं तो आप मत दीजिए एग्ज़ाम। एटलीस्ट आपके अंदर ये रहेगा कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो पूरी तैयारी के साथ दीजिए। दूसरी चीज़, अपने सोर्सेज जो हैं आप मतलब लिमिटेड रखिए और उनको बहुत ही थरोली पढ़िए, ठीक है, और बार बार रिवाइज़ कीजिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी ये बात कहती हूँ कि आपको तब तक पढ़ना है, ठीक है, टिल द टाइम कि आपको वो चीज़ें लर्न ना करनी पड़े, आपको वो चीज़ें पता हो। आप दोनों में समझ रहे हैं डिफरेंस। आज जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जैसे आपको पता है कि सूरज जो है पूरब से उदय होता है ना, तो वो आपको पता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके सब्जेक्ट्स पे भी वैसे ही मास्टरी होनी चाहिए कि जब तक वो पॉइंट ना आ जाए कि आपको चीज़ें पता है, रादर देन आपने उसको सिर्फ मेमोराइज किया है या रोट लर्निंग की है, ठीक है। तीसरा थिंग मैं आपसे बोलूँगी कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वान्टिटी। आई थिंक आप सबको भी ये बात सुनने में बहुत बार आई होगी, लेकिन इस चीज़ का कितना प्रैक्टिकल रेलेवेंस है शायद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कि आप ये मत सोचिए कि बस सिलेबस कवर करना है, लेकिन आप हर कंसेप्ट की गहराई में जाइए। आपके कंसेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि अगर आप एक 5 साल के बच्चे को भी वो चीज़ समझाएं तो आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप समझा सकें, ठीक है। हम बहुत ही डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज और जार्गन्स अगर एग्जाम्स में यूज़ करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि आप में ही क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। कीवर्ड्स यूज़ करना
और लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट करके लिखने में फ़र्क है। आप कीवर्ड्स यूज़ कीजिए, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो कीवर्ड्स डेफिनेटली आपको यूज़ करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलना चाहूँगी कि आप गवर्नमेंट के जो साइट्स हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। सारे सोर्सेस के ओरिजिनल सोर्सेस पे आप ध्यान दीजिए, कुछ भी सेकेंड हैंड सोर्सेस पे रिलाई मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पढ़नी है तो गवर्नमेंट की साइट से आप वहाँ जाके पढ़िए, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है आप वहाँ पे पढ़िए। पीआईबी आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आपके पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का तो हो ही गया। इसके अलावा आप जैसे एक और चीज़ कहूँगी, जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, उनको देखिए। इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। मुझे लगता है इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, चाहे आपको मेंस का पेपर लिखना हो, चाहे आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से हो, आपके मैच्योरिटी डेवलपमेंट के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को देखिए। आप न्यूज़पेपर जब रीड करते हैं तो उसको एज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह मत कीजिए, उसमें इतना नॉलेज रहता है तो आप उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। और आप ये सोचिए कि किस तरीके से इसमें से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमेशा वो आपका जो एग्जामिनर टाइप का माइंडसेट है वो बेंट होना चाहिए, और हर चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। जो ऑथर ने अगर लिखा हुआ है या आपके जो भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो भी लिखा गया है, आप उसको दोनों पर्सपेक्टिव से सोचिए, और कभी भी आप एक तरीके से अपना माइंडसेट प्रिपेयर मत कीजिए, ठीक है। हर चीज़ों को रैशनलाइज कीजिए, एंड देन आप प्रोस भी पढ़िए, कॉन्स भी पढ़िए, एंड देन आप अपना ओपिनियन फॉर्मेशन कीजिए। और उस ओपिनियन फॉर्मेशन के बाद आपके पास रैशनल होना चाहिए कि आपने ये ओपिनियन क्यों बनाया है, और आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। ये स्पेशली आपके इंटरव्यू में काम आएगा जब आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, और मेंस में भी ये आपके काम आएगा, बिकॉज आपको मेंस में क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए दिया है। तो इस तरीके की जब एनालिटिकल चीज़ें रहती हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और ये सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, दिस इज़ बेसिकली बिकॉज क्योंकि आपको अल्टीमेटली जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास या सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आती हैं, चाहे आप मीन्स आप एसडीएम हैं या आप डिप्टी एसपी हैं या कोई और पोस्ट है, या आप आईपीएस हैं, आईएएस है, कुछ भी हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास इतना बड़ा एरिया रहता है, इतने डिपार्टमेंट्स रहते हैं, इतना तरीके का काम रहता है, इतने मैन पावर को आपको हैंडल करना है हमेशा 24 आवर्स। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब। तो आप अगर क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो या तो आप लोगों का भला नहीं कर पाएंगे, या तो आप खुद ही किसी ट्रबल में फंस जाएंगे। सो दैट इज़ वाई ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ही आपको उस लेवल पे पहुंचा देता है कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने लायक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको और क्या चीज़ें करनी है, आपने ये सब सुना ही होगा, बट फिर भी कंसिस्टेंट रहिए अपने प्रिपरेशन में। बार बार मतलब ब्रेक्स मत लीजिए। हाँ, आपको लगता है बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गए हैं तो आप ब्रेक लीजिए, बिल्कुल ही एकदम किताब छोड़ दीजिए, ताकि आपको ये रहेगा कि हाँ मैंने 2 दिन से प्रिपरेशन नहीं किया है। वो गिल्ट फीलिंग आनी चाहिए, तभी आप फिर पूरे एंथुजियाज्म के साथ कम बैक करेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ कीजिए, टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज़ मतलब ज्वाइन करें, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के एनालाइज कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। और ऑप्शनल के लिए आप बहुत ही केयरफुल रहिए, क्योंकि आप कौन सा ऑप्शनल चूज़ करते हैं वो बहुत ही की डिसाइडर होता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ऑप्शनल आप हमेशा वो वाला लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको ऑप्शनल में मास्टर लेवल की प्रिपरेशन चाहिए होती है, आपको एक्सपर्ट जैसे आंसर लिखने हैं। तो अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो कभी भी वो फाइननेस नहीं आएगा आपके आंसर में। सो दैट वुड बी माई एडवाइस। तो अगर आप टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता 1 साल से ज़्यादा
लगना चाहिए, लग जाता है। इनफैक्ट मतलब मैंने अटेम्प्ट तो बहुत दिए थे मतलब पहले भी, लेकिन मेरा फुल टाइम प्रिपरेशन 1 ईयर का ही है। तो मैं अब कह सकती हूँ कि आप पहले चीज़ों को एनालाइज कीजिए और फिर प्रिपरेशन शुरू कीजिए। एकदम ब्लाइंडली मत कूद पड़िए, पहले टॉपर्स की वीडियो देखिए, अपना स्ट्रैटेजी बनाइए एंड देन इम्प्लीमेंट इट, फिर आप उसमें से भटकना नहीं है। और अगर आप बाई चांस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो भी आप कंटिन्यू कीजिए, गैप मत दीजिएगा उसमें, अपने ऊपर विश्वास रखिए और कंटिन्यू कीजिए प्रिपरेशन। तो मेरा जो इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है, लेकिन मैं इसमें यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में मैं यूपी का डेडिकेटेडली पूरा पढ़ के नहीं गई थी, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं अपने एग्ज़ाम में 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर छोड़ के आई थी। तो आप समझ ही सकते हैं 5-6 मार्क्स का डिफरेंस था एसटीएम और डेप्यूटी एसपी के पोस्ट में। तो अगर मैंने जस्ट एग्ज़ाम में वो 120 मार्क्स के क्वेश्चन अपीयर भी किए होते तो फिर शायद मैं एसटीएम होती। सो दैट इज़ द रीज़न आपको हर चीज़ को इम्पोर्टेंटली लेना है, कोई भी सेक्शन छोड़ के नहीं आना है। दिस इज़ वन अनदर थिंग विच आई डिड अ मिस्टेक। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। कोई भी सेक्शन छोड़ के मत जाइए, सब पढ़ के जाइए, लगे रहिए और सक्सेस आपकी होगी। थैंक यू सो मच।